नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। बिहार के बगहा से सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि आरजेडी के राज में बिहार पिछड़ा था। आरजेडी के समय बिहार में बिजली नहीं आती थी। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था। सीएम ने कहा कि ये लोग गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। जंगल राज और माफिया राज को मुंहतोड़ जवाब दे। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। बिहार में अब बेहतर कनेक्टिविटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी पर और कांग्रेस पर तंज कसते हुए यहां पर कहा है कि इन्होंने गरीबों के हक पर डांका डाला है। साथ ही आड़े हाथों लेते हुए विपक्षी पार्टियों को कहा है कि यहां पर किस तरह का जंगल राज था। आरजेडी के राज में बिहार पिछड़ा हुआ था। बिहार के बगहा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी के राज में बिहार पिछड़ा हुआ था। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने गरीबों के हक पर डाका डाला है। तो बिहार के बगहा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और कांग्रेस पर जुबानी हमला किया और उन्हें यहां पर सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनता की भीड़ नजर आई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने जनता का गला घोंटने का काम किया है। उनके हक पर डाका डाला है कांग्रेस और आरजेडी ने। आरजेडी के राज में बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य हुआ करता था। एनडीए की सरकार ने यहां कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। लोगों के जीवन को यहां सरल बनाया है। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। तो आरजेडी के राज में बिहार पिछड़ा हुआ था, यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा है और यहां पे गरीबों के हक पर डाका डाला है कांग्रेस ने। तो आज बिहार के बगहा पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और जनसभा को संबोधित किया। तो आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के वोटिंग का आज पहला फेज था। पहले फेज की वोटिंग आज हुई है। तो वहीं दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार और भी ज्यादा तेज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था। गुंडे माफियाओं का यहां पर बोलबाला रहता था। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, आज देखिए पहले फेज की वोटिंग हुई है। दूसरे फेज की वोटिंग के लिए लगातार जो प्रचार प्रसार है वो और भी ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ हर एक बयान या हर एक बात आज देखा जाए तो पूरी मीडिया में छाई हुई है और बिहार की जनता की जुबान पर चढ़ जा रही है सीएम योगी की बातें। देखिए, साफ तौर पे है जो योगी आदित्यनाथ बिहार में कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे ऐसे स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। और जब वो आते हैं और बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वही चीज बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। और साफ तौर पे है उनकी जो ऑडियंस होती है, यानी उनके जो चाहने वाले, उनके जो सुनने वाले हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है और उसी के अनुसार योगी आदित्यनाथ का बयान होता है। साफ तौर पे है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कहें कि माफिया राज को खत्म किया, वैसे ही वो यहाँ जंगल राज की बात करते हैं और कहते हैं कि अब जंगल राज दोबारा नहीं आएगा। यानी तब क्या था और अब क्या है, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं कहते, या यूं कहें कि ये ग्राउंड स्तर पर कोई व्यक्ति जाएगा और चुनाव का समय है तो लोग मुखर होकर बोलते हैं कि नहीं, अब मुझको उस दौर में नहीं जाना है। और तो जाहिर सी बात है उसी बात को जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के वो कह रहे हैं और मंच से कह रहे हैं। यानी जो लोगों की, यानी ज्यादातर लोगों की जो मांग है, ज्यादातर लोगों को जो जो सुनना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ तो वही बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी यहाँ स्वीकार्यता है और जो लोग हैं, यानी बिहार के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा सभाएं हों और कहें कि नेता जितने भी प्रत्याशी हैं, चूंकि अभी 121 सीटों पर वोटिंग हुई है जिसमें लगभग
1 दर्जन के आसपास जगहों पर योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुई हैं और आज भी जो सभाएं हुई हैं, यानी एक तरफ वोटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ सभाएं हो रही थी। प्रधानमंत्री भी आए थे, जी। राहुल गांधी भी आए थे और प्रियंका गांधी भी आई थी। लेकिन जो बात है वो सबसे ज्यादा अगर किसी की असर करती है तो योगी आदित्यनाथ हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल आते शैलेंद्र, हैं, वो ही क्षमा चीजें आज हमने बिहार में भी देखी है और लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जब से प्रचार प्रसार करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। जो जन सैलाब नजर आ रहा है, उस भीड़ के बीच में से योगी योगी का जो नारा, जो उद्घोष हमें सुनाई दे रहा है, वो इन चीजों को साफ बयां कर रहा है कि अब बिहार में भी माफियाओं पर, गुंडों पर वही कार्रवाई चाहिए जो उत्तर प्रदेश में हो रही है या उत्तर प्रदेश में लगातार हुई है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। खबर मिल रही है बलिया से, जहां पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान सामने आया है। असम के सीएम के मदरसों वाले बयान का उन्होंने समर्थन किया है। कहा है मदरसों के बच्चों को प्रधानमंत्री तक का नाम मालूम नहीं है। मदरसों में शिक्षा के अलावा सभी कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा नहीं दी जा रही है। मदरसों को सरकार के अंडर में लाकर उसे चलाया जाए ताकि शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो सके। जो पूरे देश में लागू है वही शिक्षा नीति मदरसों में भी लागू हो। हर विद्यालयों में लागू है, वहां भी लागू कराया जाए, नहीं तो मदरसा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बलिया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। असम के सीएम के मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर केतकी सिंह ने समर्थन जताया है। उन्होंने कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तो प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं पता है, तो ऐसे मदरसों को सरकार के अंडर में लाया जाए ताकि पूरे देश में जो शिक्षा नीति चल रही है वही शिक्षा नीति मदरसों में भी चले, वहां पर भी ये शिक्षा नीति लागू हो ताकि वहां के बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़े और बेहतर शिक्षा वो प्राप्त कर सके। तो बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने असम के सीएम का मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर अपना समर्थन जताया है। उन्होंने कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मदरसे में पढ़ने वाले जो अधिकतर बच्चे हैं उन्हें प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं पता है, उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। मदरसों में शिक्षा को छोड़ के सब कुछ सिखाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने ये अपील भी की है, ये मांग भी की है कि इन मदरसों को सरकार के अंडर में लाके चलाया जाए। उनका कहना है कि इन मदरसों को सरकार के अंडर में लाके चलाया जाए ताकि जो पूरी शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो वो इन मदरसों में भी लागू कर दी जाए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बलिया से जुड़ गए हैं। अमित, केतकी सिंह का कहना है कि इन मदरसों को सरकार के अंडर में लाके चलाया जाए, कितना आसान है ये चीजें करना और क्या वाकई मदरसों की वही स्थिति है जैसा कि केतकी सिंह कह रही हैं या जैसा असम के सीएम कह रहे हैं? जी, आपको बता दें कि केतकी सिंह ने सीएम असम के जो हेमंत जो विश्वकर्मा हैं उनके समर्थन में उन्होंने बोला है कि जिस तरह से उनका समर्थन किया है बच्चों को मदरसे में जो सुविधा है उस पे उनकी व्यवस्था दी जाए, इस पे उनका समर्थन किया है। बिल्कुल अमित, समर्थन भी करती हुई नजर आ रही हैं केतकी सिंह और वो खुद कह रही है कि सरकार के अंडर में लाके जो मदरसे हैं उनको चलाया जाए। बलिया में ऐसे कितने मदरसे होंगे जो इस तरह से चलाए जा रहे हैं जहां पर तालीम दी जा रही है बच्चों को? और उनका कहना है कि बलिया में भी जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम दिया जाए और चाहे और कहीं के भी जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम से किया जाए और प्रधानमंत्री इसके लिए कर भी रहे हैं, उसी को लेकर बोले। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कसा जा रहा है। शारिक साठा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। शारिक साठा की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी तेज हो गई है। शारिक साठा को विदेश से भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। इंटरपोल की मदद से संभल पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है। शारिक साठा के खिलाफ 1991 में केस दर्ज हुआ था। गुजरात से ट्रक गायब करने के मामले में पहला केस दर्ज हुआ था और अब तक शारिक के खिलाफ 54 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। LIO की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जल्द जारी होगी रेड कॉर्नर नोटिस। तो संभल हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि शारिक पर 54 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो संभल का मास्टरमाइंड है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कसा जा रहा है। शारिक साठा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है।
साथ ही शारिक साठा की संपत्ति को भी अब सरकार और प्रशासन कुर्क करने की तैयारी में है। तो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शारिक साठा पर 54 से अधिक मामले दर्ज हैं और अब शारिक साठा की संपत्ति को भी कुर्क करने की तैयारी तेज हो गई है। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है शारिक साठा को लेकर, चूंकि उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, संपत्ति भी कुर्क होगी, तो किस तरह की हलचल नजर आ रही है? जी, जैसा मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जनपद संभल में जो संभल हिंसा हुई थी 2024 में, उसका मास्टरमाइंड शारिक साठा ही है और उसके गुर्गे उसके कहने पर यहाँ पर उसके गुर्गे काम करते हैं। और उसने क्राइम की दुनिया में 1991 में पहला कदम रखा था। उसने गुजरात से एक ट्रक को गायब किया था और उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। धीरे धीरे उसके बाद लगभग 54 केस ऐसे दर्ज है जो कि आज रिकॉर्ड में है, लेकिन कुछ ऐसे भी आपराधिक मामले हैं जो कि अब तक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुए, लेकिन उसने उनको अपराधों को अंजाम दिया। ऐसा ही जनपद संभल में शारिक साठा का जब मास्टरमाइंड होने के नाते जिस पर उसका नाम उसमें आया, प्रकाश में आया, तो उसकी संपत्तियों को देखा गया। देखने के बाद प्रशासनिक तौर पर उसमें उन सुरखुर्कियों को धारा 83 के तहत उन संपत्तियों पर नोटिस चिपकाए गए, मुनादी पिटवाई गई। पुलिस ने अलासमेंट किया कि संपत्ति को कुर्क किया जाएगा या तो कोर्ट में हाजिर हो जाए, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उसी के तहत फिर अब 83-84 की अब कार्रवाई उसके खिलाफ 83 कार्रवाई होगी और उसकी संपत्ति जो भी है लगभग अब तक करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। उसकी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है, लेकिन इसकी संपत्ति भी संभल के विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह पर है। जैसे जैसी संपत्तियां सामने आती जा रही हैं, उन संपत्तियों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है जी। और शारिक साठा, क्योंकि शारिक साठा एक ऐसा नाम है, क्योंकि जनपद संभल की जब हिंसा हुई थी उसमें जांच में जब बारीकी से जांच हुई तो उसमें कुछ पाकिस्तान से संबंधित कारतूस भी मिले थे। कारतूस मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। उनको बारीकी से चेक किया गया कि वो कारतूस कहाँ से आए, क्योंकि संभल में कैसा एक मोहल्ला है दीपासराय। संभल दीपासराय से लगभग शारिक साठा ही नहीं बल्कि 5 आतंकवादी ऐसे हैं जो अमेरिका जैसे देशों में मोस्ट वांटेड हैं, और वहां से एसआईटी की टीम ने आर्क को भी वहां से गिरफ्तार किया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक गायब हैं, उनका कोई भी पता निशान किसी को नहीं है, वो कहाँ किस देश में है। फिलहाल उन्हीं में से एक शारिक साठा है जो दुबई से इस तरह के बिल्कुल रजनीश, और शारिक साठा पर जो शिकंजा है वो कस दिया गया है, गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। अब देखना है कि आखिर ये कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते खबरों में आगे खबर हापुड़ से आपको दे रहे हैं, जहां मोनार्ड यूनिवर्सिटी में दिल्ली ईडी का छापा पड़ा है। टीम ने 4 अलग अलग जगहों पर छापा मारा है। फर्जी डिग्री रैकेट को लेकर दिल्ली ईडी की यहां पर छापेमारी हुई है। सनी कश्यप के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है। फर्जी डिग्री मामले में आरोपी है सनी कश्यप। तो सनी कश्यप के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है। फर्जी डिग्री मामले में ये छापेमारी हुई है। दिल्ली ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई हुई है मोनार्ड यूनिवर्सिटी में। तो हापुड़ से ये खबर, जहां टीम ने 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। टीम ने 4 अलग अलग जगहों पर छापा मारा है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फर्जी डिग्री रैकेट को लेकर दिल्ली ईडी की ये छापेमारी। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी संजय त्यागी का हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे छापेमारी को लेकर? जी, बता दें कि ये मामला हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी का मामला है। यहाँ पर अब से कुछ महीने पहले भी छापेमारी की गई थी। एसटीएफ द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई थी, जिसमें से कि 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था और 11 लोगों में से अब तक 3 लोग जेल में हैं और 7 लोगों को जमानत मिल चुकी है। आज भी तो सुबह 7 बजे के आसपास मोनार्ड यूनिवर्सिटी में छापा मारा गया। मोनार्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो वहां पर सनी कश्यप है और उसके साथ दो लोग और हैं, जिसमें से एक का नाम इमरान है और एक व्यक्ति और, जो तीनों हापुड़ के ही रहने वाले हैं और पुराने यहाँ के कर्मचारी बताए जाते हैं। इनके घर पर भी छापेमारी की गई है और इनके सभी जो डाटा है वो खंगाले जा रहे हैं। कंप्यूटरों के डाटा खंगाले जा रहे हैं, वहां के जितने भी कागजात हैं वो सब खंगाले जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए घोटाले का मामला है और यहाँ पर जितना भी मामला है वो फर्जी टीसीओ जो मार्कशीट होती है उनका मामला सामने आ रहा है। इससे पहले भी जब जो एसटीएफ द्वारा अरेस्ट किए गए थे, तब भी
फर्जी मार्कशीट वाला ही मामला सामने आया था। लेकिन आज जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके घर पर भी छापेमारी की गई है, जिसमें से कि सनी कश्यप जो है ये मार्कशीट बनाने का ही कार्य करता था, और जो विपुल और इमरान जो थे इनके ही देखरेख में मार्कशीट बनाई जाती थी। और आज ईडी की छापेमारी सुबह 7 बजे से लेकर अब तक चल रही है, और वहां पे यूनिवर्सिटी के साथ साथ इन तीनों के घरों पर भी, जैसे कि एक व्यक्ति का घर इनमें से हापुड़ के रेलवे रोड पर है, और दूसरे व्यक्ति का घर हापुड़ के अर्जुन नगर में है, और तीसरे व्यक्ति का घर स्वर्गाश्रम रोड पर बताया जाता है। चारों जगह पर एक साथ ही छापेमारी की गई है। वहां पर किसी को अभी तक जाने की अनुमति नहीं है, और मीडिया को वहां से काफी दूर रखा गया है। बिल्कुल संजय, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि अब इस पूरी जांच और इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर झांसी से मिल रही है, जहां एक स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई और दीवार गिरने से 5 बच्चे मलबे में दब गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की ये लापरवाही है। स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। समय पर दीवार की मरम्मत नहीं की गई, इस वजह से ये हादसा हुआ है, जहां इस मलबे में 5 बच्चे दब गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो झांसी से ये खबर, जहां भरभरा कर गिरी स्कूल की दीवार और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल प्रशासन इस दीवार की मरम्मत लंबे वक्त से नहीं करवा रहा था, कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी। और सहयोगी शहजाद खान हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शहजाद, क्या है ये पूरा मामला? क्या वाकई यहाँ पर स्कूल प्रशासन की कोई लापरवाही है? जी बिल्कुल, देखिए ये गुरसाई ब्लॉक के डोंडिया कंपोजिट विद्यालय का मामला है, जहां पर आज दोपहर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उस विद्यालय में किया गया था, जिसके बाद वहां पर अचानक एक जर्जर हालत में जो दीवार थी वो गिर गई, जिसमें 5 बच्चे दब गए थे। आनंद फानन में जो स्थानीय लोग वहां पे मौजूद थे और जो शिक्षकों की मदद से उन बच्चों को किसी प्रकार मलबे से बाहर निकाला गया। इसके बाद उनको तुरंत गुरसाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ पे किरस और सुमित की गंभीर हालत होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल अभी 5 बच्चों का इलाज चल रहा है और 2 बच्चे जो किरस और सुमित है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि ग्रामीणों का ये भी दावा है वहां पर कि लगातार वो जो दीवार थी उस पर जो शिक्षक थे, वहाँ के प्रिंसिपल थे और तमाम जो लोग वहां से गुजरते थे उन सभी की वहां पे नजर पड़ती थी। इसके अलावा कई बार स्कूल का निरीक्षण भी किया गया, इसके बावजूद भी उस दीवार को मरम्मत नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो विभाग की सामने आ रही है। अगर समय रहते उस दीवार की मरम्मत कर दी जाती तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा नहीं होता और इन बच्चों को चोट दी जाती। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर है, यानी कि जो शिक्षा का मंदिर है, उसमें लगातार उसके विभाग के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और उन बच्चों की जिंदगी से भी खेल रहे हैं जो बच्चे देश के भविष्य है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहजाद इस पूरी जानकारी के लिए। खबर बरेली से मिल रही है, जहां विधवा वृद्धा पेंशन में करोड़ों का घोटाला हुआ है। जिंदा को मृत दिखाकर 1.23 करोड़ की ठगी की गई है। जनसेवा केंद्र संचालक समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। साल 2021 से ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे, ठग रकम दोगुनी करने का झांसा देते थे। तो ये कई सालों से इस तरह से फ्रॉड कर रहे थे। विधवा वृद्धा पेंशन में करोड़ों का घोटाला किया गया है। बरेली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधवा वृद्धा पेंशन में जिंदा को मृत दिखाकर 1.23 करोड़ की ठगी की गई है। जनसेवा केंद्र संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2021 से फर्जीवाड़ा कर रहा था ये पूरा गिरोह। तो ये ठग रकम को दोगुनी करने का झांसा देते थे और अपने झांसे में लोगों को फंसाते थे। तो जिंदा को मृत दिखाकर 1.23 करोड़ का इन्होंने अब तक ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। जनसेवा केंद्र संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये साल 2021 से ही ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे। और सहयोगी आलोक गुप्ता इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बरेली के थाना आंवला का है। यहाँ पर जो 4 लोग हैं उन्होंने विधवा पेंशन के नाम पर लोगों के फर्जी अकाउंट खुलाए, फिर उसमें जो उनकी धनराशि आती है उसको हड़पने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मामले को प्रशासन के जानकारी में थी और जिलाधिकारी के माध्यम से एसडीएम सदर को एक पत्र लिखा गया था कि इसकी जांच की जाए। लेकिन गंभीर बात यह है कि एसडीएम
जो आंवला हैं उन्होंने इसकी जांच न कर ये कह दिया कि यह मामला यहाँ का नहीं है और वापस इसकी जांच वापस जिलाधिकारी का भेज दी। इसके बाद किसी व्यक्ति एक महिला द्वारा इसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन्होंने अभी तक लगभग 1.25 करोड़ रुपए का जो महिलाओं की पेंशन है उसका बड़ा घोटाला किया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अगर प्रशासन इसको पहले कार्रवाई करता तो आज वो मामला पुलिस के पास नहीं आता और पुलिस इसमें इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए।